नवमांश कुंडली को कैसे फलित किया जाता है। लग्न के बाद नवमांश बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। इसमें क्या क्या देखा जाता है, नवमांश कुंडली कैसे देखा जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि नवमांश कुंडली से सिर्फ विवाह का प्रेडिक्शन करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल और सरासर गलत चीज है। नवमांश कुंडली सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आपके लग्न कुंडली के ग्रहों का स्ट्रेंथ बताता है। नवमांश कुंडली आपके लग्न कुंडली में जो ग्रह हैं वो कितने बली हैं, इसका फैसला नवमांश कुंडली से होता है। और दोनों को मिलाकर अगर हम फलित करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें आपने सुना होगा कि ग्रहों को विंशोपक बल प्राप्त होता है। विंशोपक बल यानी 20 प्रकार का बल, वो भी नवमांश कुंडली से देखा जाता है। नवमांश कुंडली में योग दुर्योग भी देखे जाते हैं। रिजल्ट लग्न कुंडली की अपेक्षा कम मिलता है, लेकिन फिर भी मिलता है। अब देखिए, शुरू करता हूं मैं। आप लोगों को क्या क्या चीज देखना है समझ लीजिए। अशोक जी, आप लोगों को मैंने बताया था तो रिवाइज हो जाएगा ना आप लोगों का। जी जी जी। एक बार समझ लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहला चीज क्या देखना है इसमें, लग्न कुंडली के डिग्री वाइज सबसे बलवान ग्रह जो हैं, लग्न कुंडली के डिग्री वाइज जो सबसे बली ग्रह हैं उन्हें नवमांश कुंडली में देखिए। अब यहाँ मैं डिग्री वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ किसकी कितनी है, बस आप लोगों को समझा दे रहा हूँ जो नवमांश देखने का तरीका है। कभी कुंडली फलित करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए, लग्न कुंडली का डिग्री वाइज का मतलब ये नहीं है कि जो 100% युवा है 12 से 18 डिग्री, वैसी मैं वैसा बात नहीं कर रहा हूँ। डिग्री वाइज बली का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा डिग्री में हो, 26 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री का कोई ग्रह हो, वो डिग्री वाइज सबसे बली माना जाएगा आपके। ये जैमिनी ज्योतिष का सूत्र है, तो यहाँ भी लागू करते हैं। मान लीजिए कोई डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री का आपकी लग्न कुंडली में 24 डिग्री का है, किसी के कुंडली में 27, किसी के 28, किसी के 29 भी हो सकता है। तो लग्न कुंडली के डिग्री वाइज जो सबसे बली ग्रह है, सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह है, उसे नवमांश कुंडली में देखिए कि वह कहाँ बैठा है। उसकी स्थिति देखें, किसकी दृष्टि में है नवमांश कुंडली में ये भी देखिए, और किसके साथ युति में है वो भी देखिए। इसके बाद लग्न कुंडली के दूसरे सबसे बलवान ग्रह जो डिग्री वाइज बली है उसको D9 में देखिए। कहने का मतलब है, अच्छे से समझिएगा आप लोग, जो मैं चीज बता रहा हूँ इसको ध्यान देना होगा आप लोगों को ताकि हर चीज समझ में आए। प्रदीप जी ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ कि लग्न वाइज डिग्री वाइज जो सबसे बली है, कहने का मतलब 27 डिग्री का सबसे हाईएस्ट डिग्री में कर कोई ग्रह हो, 28 डिग्री का हो, 29 डिग्री का हो, या 25 या 24 का ही सबसे ज्यादा डिग्री वाला हो, तो वो हुआ आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री में कर ग्रह। अब उसके बाद एक और ग्रह होगा जो उससे कम डिग्री का होगा। मान लीजिए एक ग्रह आपका हाईएस्ट डिग्री में कर 28 डिग्री का है, तो एक ग्रह मान लीजिए 26 डिग्री का भी होगा जो उससे कम होगा। तो इन दोनों को नवमांश कुंडली में देखना है कि यह कहाँ बैठे हैं, किन भावों में बैठे हैं, कहीं त्रिक भाव में ना हो, नीच की राशि में नवमांश कुंडली में ना हो। ये देख लीजिए किन ग्रहों की दृष्टि में है, किन की युति में है, ये देख लीजिए नवमांश कुंडली में। अब इसका फल हम कैसे जानेंगे कि अगर ये दोनों किस स्थिति में है तो क्या फल होगा। देखिए, अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में है कुंडली में, मूल त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो, या स्वयं के राशि में हो, या उच्च के राशि में हो, या केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में कहीं बैठे हुए हों, तो आपकी जो लाइफ है, खास करके मैरिड लाइफ, वो बहुत अच्छी जाती है। लाइफ पार्टनर की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है अगर फर्स्ट डिग्री में कर और सेकंड डिग्री में कर आपके नवमांश कुंडली में अच्छे कंडीशन में, या मूल त्रिकोण या अपने राशि में या मित्र राशि में ऐसे जगह पर या केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो फ्लो में लाइफ चलता है। अब दूसरा चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नवमांश कुंडली के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। जैसे दशमांश कुंडली के कारक ग्रह शनि होते हैं, उसी प्रकार नवमांश कुंडली के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। तो शुक्र की स्थिति नवमांश कुंडली में देखनी है। जैसे देखिए, शुक्र यहाँ अपने राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो नवमांश कुंडली के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति जरूर देखें। इसके बाद नवमांश कुंडली के नवम भाव के स्वामी तथा नवम भाव को जरूर देखें। नवम भाव आपके भाग्य को बताएगा। नवमांश कुंडली का 9th हाउस आपके भाग्य को बताता है। यह बताता है कि आप इस दुनिया में किस मोटिव से आए हैं, क्या करने आए हैं, आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, आप कहाँ तक सफलता पाएंगे।
तो नवमांश कुंडली का जो नवम भाव है वह जरूर देखें। आपके भाग्य का सूक्ष्म विश्लेषण नवमांश कुंडली बताता है, यह भी ध्यान रखिए। तो नवम भाव को जरूर देखना है और नवमेश को जरूर देखना है। नवमांश के लग्न को देखना है। अब आगे आपको ध्यान दीजिएगा। प्रथम चीज नवमांश के कारक शुक्र को आपने देखा। दूसरा चीज आपने नवमांश कुंडली के नवमेश और नवम भाव को देखा। तीसरा चीज आपको लग्न को देखना है नवमांश कुंडली का, और लग्नेश को देखना है। लग्न का मतलब ये है कि लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कोई पापी ग्रह न हो, कोई नीच का ग्रह नहीं हो, शत्रु ग्रह बैठे हैं, कैसे ग्रह बैठे हैं। इसके बाद जो लग्नेश है, मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र है, तो शुक्र जैसे यहाँ बैठा है, तो यहाँ की बात छोड़िए, कहाँ बैठा है, कहीं नीच की राशि में ना हो, त्रिक भाव में ना हो, कहाँ बैठा है, तो लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए। इसके बाद सप्तम को देखिए, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को, और सप्तमेश को भी देखिए। सप्तम भाव में कैसे प्रकृति के ग्रह हैं, कोई मारक ग्रह है, कोई नीच का ग्रह है। सप्तमेश आपका कहाँ बैठा है वो देखिए। जैसे कि इस कुंडली में आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि आ रही है और मंगल देखिए नीच के होके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। ये साइन बहुत नेगेटिव है वैवाहिक जीवन के लिए। अब इस कुंडली पर क्या असर करेगा ये हम आगे प्रेडिक्ट कभी करेंगे, तो चर्चा करेंगे कैसे लग्न और कुंडली से वैवाहिक जीवन को प्रेडिक्ट किया जाता है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके लिए आपको वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके लिए लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली दोनों की स्थिति देखनी है। लग्न कुंडली में सप्तमेश, लग्नेश, विवाह के कारक, इन सबों की स्थिति देखनी है। लड़की के लिए गुरु, लड़के के लिए शुक्र, इनकी स्थिति देखनी है। सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति देखनी है। वैसे ही नवमांश कुंडली का भी प्रेडिक्शन करना है। तो विवाह का प्रेडिक्शन कभी आगे हम जब चर्चा करेंगे कुंडलियों पर, तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किया जाता है या दूसरे विवाह का योग कैसे बनता है। तो अभी खैर हमारे चर्चा का विषय ये नहीं है। तो सप्तम भाव और सप्तमेश को देखिए कि क्या स्थिति है। इसके बाद एक और चीज देखिए कि लग्न कुंडली का लग्नेश नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, और सप्तम भाव का सप्तमेश नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। इन दोनों को भी आपको नवमांश कुंडली में देखना है कि ये किस स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब ये भी एक चीज और समझिएगा कि अगर सप्तमेश आपका लग्न कुंडली का सप्तमेश जैसे इस कुंडली में गुरु हुआ, तो गुरु मान लीजिए जाकर त्रिक भाव में बैठ गए हैं, 12वें भाव में, और कहीं मंगल की राशि में, मेष राशि में गुरु बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, कहीं मंगल ही आपके 7वें और 8वें भाव में लग्न कुंडली में चला है। कॉम्बिनेशन समझिए इस चीज को। लग्न कुंडली का सप्तमेश आपके नवमांश कुंडली के त्रिक भाव में गया, और वह त्रिक भाव का स्वामी लग्न कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव में चला जाए, तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही खराब हो जाता है। उस स्थिति में वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखदायी होता है और हमेशा परेशानियां लगी रहती हैं। तो ये चीज शायद आप लोगों को अशोक जी, बेजन जी, मैंने पिछली बार नहीं बताया था, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एक बार ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी गुरु। तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा कि लग्नेश, जब लग्न कुंडली का सप्तमेश जहां जाके बैठा है, उस राशि का स्वामी कहीं, मतलब सप्तमेश आपका नवमांश कुंडली के त्रिक भाव में चला गया हो, और उस त्रिक भाव का स्वामी सप्तम या अष्टम में चला जाए। सप्तम का मतलब आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, और अष्टम यानी आपका ससुराल या ससुराल से लाभ, तो इन दोनों को प्रभावित करेगा, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। तो इसको ही आप लोग एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर लीजिएगा उसमें। अब देखिए लग्न कुंडली में कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो। अब चलिए हमने देखा कि वैवाहिक जीवन को कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, जब भी प्रेडिक्शन कर रहे हो वैवाहिक जीवन के, खास के वैवाहिक जीवन के बारे में, तो लग्न कुंडली का लग्नेश कहाँ बैठा है नवमांश कुंडली में, लग्न कुंडली का सप्तमेश आपके नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है वो देख लीजिए। विवाह के कारक शुक्र की स्थिति भी देख लीजिए नवमांश कुंडली में, अगर पुरुष के लिए देख रहे हैं, अगर स्त्री लड़की के लिए देख रहे हैं, तो विवाह के कारक गुरु की स्थिति भी नवमांश कुंडली में देख लीजिए। दूसरी चीज, शुक्र जो है वो नवमांश के कारक हैं, तो उनको भी देख लीजिए। इसके बाद नवमांश के लग्न और लग्नेश को देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। नवमांश के सप्तम और सप्तमेश को देखिए कि नवमांश में उनकी क्या स्थिति है। और अगला चीज, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आप लोग समझिएगा कि जो ये चतुर्थ भाव है ना नवमांश कुंडली का, ये आपके वैवाहिक सुख को बताता है। आप विवाह के बाद कितना संतुष्ट हो पाएंगे अपने वैवाहिक जीवन से, इस चीज को बताता है नवमांश कुंडली का 4th हाउस।
तो अगर आपका 4th हाउस अच्छे कंडीशन में है तो आप निश्चित मान के चल सकते हैं चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति सही है तो वैवाहिक जीवन काफी हद तक आपका फ्लो में रहेगा और अच्छा रहेगा। तो नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव आपके वैवाहिक जीवन को बताता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए आगे आप प्रेडिक्ट करते हैं जनरल वे में, कुछ चीजों को आप लोगों को बता देता हूं। लग्न कुंडली में कोई ग्रह सूर्य से अस्त है, ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त है और नवमांश कुंडली में वह सूर्य से 2 घर से ज्यादा दूरी पर आ जाए, कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में हो, सूर्य से अस्त हो और नवमांश कुंडली में वह सूर्य से 2 घर से ज्यादा की दूरी पर आ जाए तो वह अपना प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है, अस्त होने के बाद भी अपना प्रभाव देता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगला नियम समझिए, कोई ग्रह लग्न कुंडली में आपके सौम्य नवमांश में है और नवमांश में भी सौम्य राशि में है, सॉरी फिर से समझिएगा, लग्न कुंडली में कोई ग्रह आपके सौम्य राशि में है, कोई भी ग्रह हो, चाहे किसी की बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर गुरु की बात कर लीजिए, गुरु जैसे यहाँ कन्या राशि में सौम्य राशि में है और यही गुरु यहाँ पर भी आ जाए तो यहाँ पर देखिए तो सौम्य में तो है नहीं, लेकिन सौम्य राशि में आ जाए नवमांश कुंडली में भी तो यह बहुत अच्छी स्थिति बताता है, क्योंकि लग्न कुंडली में भी वह सौम्य राशि में है और नवमांश कुंडली में भी है तो यह बहुत अच्छा माना जाएगा और अच्छी स्थिति हो जाता है। वही सौम्य ग्रह बहुत अच्छी स्थिति आपको पैदा करता है, लेकिन वही जब कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में सौम्य राशि में है और नवमांश में क्रूर राशि या पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, मान लीजिए कि क्रूर राशि कौन सा होगा, जैसे कि मंगल का, सूर्य का, या पाप राशि या पाप प्रभाव जो होता है शनि की राशि, मान लीजिए शनि जो मकर या कुंभ, तो मान लीजिए यहाँ पर गुरु आपके बैठे हैं कन्या राशि में, लेकिन वही नवमांश कुंडली में शनि की राशि में आ गए तो वह प्रभाव देने में कमी करते हैं। तो कोई भी ग्रह अपने सेम तत्व की राशि में लग्न और नवमांश में रहेगा तो अपना प्रभाव देता है। अब यहीं पर कोई ग्रह, मान लीजिए कि हम बात कर ले सूर्य की ही, तो सूर्य मान लीजिए मेष राशि में हो और यहाँ पर भी वो आके अपने राशि में चले जाए या मेष में चले जाए या मंगल की और एक और राशि है वृश्चिक, उसमें चले जाएं तो वह अपना प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं। तो दोनों जगह अच्छा प्रभाव देने में और जल्दी ही प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को जरूर देख लेना है कि लग्न कुंडली में वह किस प्रकृति के राशि में है और नवमांश कुंडली के किस प्रकृति के राशि में है। अब देखिए कि वक्री ग्रह लग्न कुंडली में क्रूर राशि में हो, ध्यान दीजिएगा, कोई वक्री ग्रह है वह लग्न कुंडली में क्रूर राशि में हो और नवमांश में भी क्रूर राशि में हो तो स्ट्रगल करा के लाभ देगा, चाहे वो वर्गोत्तम ही क्यों ना हो। लग्न कुंडली में कोई ग्रह आपके क्रूर राशि में है, क्रूर राशि यानी कि सूर्य की, मंगल की इस राशि में हो और नवमांश में भी क्रूर राशि में हो और वह वक्री भी हो लग्न कुंडली में, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा करा के तब लाभ वो आपको लाभ देगा, चाहे वो वर्गोत्तम ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वर्गोत्तम की भी स्थिति समझ लीजिए। वर्गोत्तम ग्रह 3 तरह से होता है। एक होता है तत्व वर्गोत्तम, तत्व का मतलब है कि किस तत्व में है, किस तरह के तत्व वाली राशि में है, जल तत्व, वायु तत्व, किस राशि में है और वहीं पर नवमांश कुंडली में भी उसी तत्व की राशि में चला गया हो तो वर्गोत्तम माना जाता है। दूसरा चीज कि जिस राशि में आपके लग्न कुंडली में है उसी राशि में अगर आपके नवमांश कुंडली में चला गया तो वो भी वर्गोत्तम हो जाता है। तीसरा चीज, कोई ग्रह जिस भाव में आपके लग्न कुंडली में है उसी भाव में, चाहे कोई भी राशि हो, उसी भाव में नवमांश कुंडली में चला जाए तो भी वह वर्गोत्तम हो जाता है। अब वर्गोत्तम ग्रह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना होगा कि कोई ग्रह छठे, 8वें, 12वें में जाके वर्गोत्तम हो जाए तो उसका बहुत अच्छा आप फल उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नेगेटिव हाउस में जाके वर्गोत्तम हुआ है तो उससे आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर अच्छे भाव में जाकर नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम हो रहा है तीनों में से किसी तरह से भी, तो वह ग्रह अपना अच्छा फल जरूर देता है। अब वर्गोत्तम का एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि कोई ग्रह मान लीजिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 26 डिग्री, 27 डिग्री का कमजोर हो लेकिन वह वर्गोत्तम हो गया है तो उस ग्रह में स्वाभाविक रूप से प्रभाव आ जाता है और बल आ जाने के कारण
वह अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है। तो वर्गोत्तम ग्रह बलि भी हो जाता है, अगर डिग्री वाइज कमजोर भी हो तो वह अपना पूर्ण फल देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से आप लोगों को 12 भावों का फल बता देता हूँ नवमांश कुंडली में, जो पीछे मैं बता चुका हूँ। देखिए, प्रथम भाव से जीवन साथी के व्यवहार, उसके रंग रूप आकार को देखा जाता है, आपके लाइफ पार्टनर का। जीवन साथी का परिवार, धन, कुटुंब, उसकी वाणी आदि को सेकंड भाव से देखते हैं। वैवाहिक जीवन की आप गणना कर सकते हैं इससे कि वैवाहिक जीवन कितना सुखी रहेगा, कितना उसमें आर्थिक स्थिति संपन्न रहेगी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहेगी आपके लाइफ पार्टनर की। तीसरे भाव से नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। नवमांश कुंडली के तीसरे भाव से आप दोनों का किया गया पराक्रम का फल देख सकते हैं कि क्या फल मिलेगा। छोटे भाई बहन अपने लाइफ पार्टनर का देख सकते हैं। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव से आपके पति या पत्नी का सुख देखेंगे कि जीवन में लाइफ पार्टनर की क्या स्थिति रहने वाली है और कैसे परिवार से वो आई हैं, और जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारा वैवाहिक जीवन और वैवाहिक सुख कितना रहेगा, यह चतुर्थ भाव नवमांश कुंडली का बताता है। आपका पति या पत्नी के परिवार कैसे होंगे, यह भी आप चौथे भाव से नवमांश कुंडली के देख सकते हैं। पांचवें भाव की बात करें तो पांचवें भाव से जीवन साथी का बुद्धि, विवेक, दोनों का प्यार, मोहब्बत और लव अफेयर, यानी कि लव प्रोमिसेज वगैरह या रोमांस वगैरह पति पत्नी का देख सकते हैं कि कितना प्रगाढ़ होगा। छठे भाव की बात करें नवमांश कुंडली की, तो छठे भाव से जीवन में संघर्ष में दोनों एक दूसरे का कितना साथ देंगे, यह देखा जाता है नवमांश से। सातवें से अगर बात करें तो जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख क्या होगा आपके दोनों का, यह देखा जाता है। आठवें की बात करें तो आठवें से दंपति का रहस्य, आपसे छुपे हुए रहस्य, वैवाहिक जीवन में छुपी हुई बातें, ससुराल के मामले में कुछ छुपाई हुई बातें, और ससुराल आपका कैसा होगा, यह आठवें भाव से पता चलता है। नवें भाव की बात करें तो आपका भाग्य कैसा होगा, पति पत्नी का भाग्य कैसा होगा, आपकी यात्राएं कैसी होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी या फालतू की यात्राएं होंगी, आपका धर्म में कितना रुचि रहेगा पति पत्नी दोनों का, और जीवन का क्या लक्ष्य है, यह नवम भाव बताता है। दसम भाव आप दोनों के कर्म क्षेत्र को बताता है, आप दोनों का कार्य क्षेत्र तथा आपका करियर क्या होगा, यह दसम भाव नवमांश कुंडली का बताएगा। एकादश भाव आपकी आय की स्थिति दोनों की बताती है, पति या पत्नी के बड़े भाई बहन आदि को भी बताता है। और 12वां भाव व्यय का है, आप दोनों के परेशानियों का है, बीमारियों का है, तरह तरह की परेशानियों को दर्शाता है। तो ऐसे नवमांश कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाता है। अब आप लोगों को कुछ जानना हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न है। नमस्कार। हाँ जी राकेश जी बोलिए। नमस्कार। सब ठीक ठाक गुरुजी? गुरु माता की तबीयत? हाँ मेरा भी तबीयत खराब हुआ था राकेश जी, उनका भी ठीक है अभी। चलिए हाँ बोलिए। अच्छा गुरुजी ये पूछना था कि जो द्वितीय जो बालक होगा, हाँ वो सप्तम हाउस से देखते हैं क्या? देखिए राकेश जी, पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। तो दूसरा जैसे जुड़वा हुए हैं तो उसको हम पहला मानेंगे? हाँ पहला मान लेंगे, और उसके बाद बालक हुआ ये यहाँ मानेंगे। तो इसमें कैसे पता चलेगा गुरुजी कि मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें कैसे प्रेडिक्ट बात करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे राकेश जी। अच्छा टॉपिक है ये। आगे हम ये जब बर्थ चार्ट हो जाता है ना तो डोल साइन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर बहुत ही बारीकी से डिग्रियों पर डिफरेंस होता है और ड्यूल साइन का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लग्न की डिग्री का बहुत बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पर। जब मैं आपको समझाऊंगा ना तब पता चलेगा आपको। और ड्यूल साइन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो ट्विंस बालक होंगे या, और ये केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताता है। तो मैं आपको आप लोगों को एक वीडियो दूंगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। ठीक है? अगर मैं छोटे से शब्दों में समझाऊं तो ये क्लियर भी नहीं होगा। राकेश जी बड़ी दिनों से गायब थे भाई। मैं भी गुरुजी बस किसी काम में लग गया था। अच्छा तो थोड़ा सा शाम को आ जाया करूंगा मैं। ओके। अच्छा प्रदीप जी, समझ में आया आपको? जी
क्लियर है कि कोई डाउट है? नहीं सर, अब किसी चार्ट पे लगाऊंगा, फिर कोई डाउट होगा तो पूछूंगा। हाँ बिल्कुल, चार्ट पर लगाइए, कोई डाउट होता है तो पूछिए। ग्रुप जो है ना हमारा, आप ग्रुप में हैं ही, और ग्रुप वो लाइफ टाइम के लिए है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, वो जीवन भर हम एक जी। दूसरे के साथ रहेंगे। वो जीवन भर का रिश्ता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जीवन भर डिस्कस करेंगे हम लोग वहां पर। तो कोई भी आपको ठीक है। प्रॉब्लम नजर आ रही हो या कोई भी लग रहा हो, कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वहां पर भी अपने प्रश्न पुटअप कर सकते हैं। क्या राकेश जी? तो वहां पर भी अपने प्रश्न डालिए, अपना चार्ट भी कोई है तो डालिए। जो भी मित्र हैं वो भी आपकी मदद करेंगे, मैं भी समय समय पर मार्गदर्शन करूंगा। तो जहां दिक्कत है, अभी नवमांश कुंडली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जहां भी प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ कोई भी डाउट, तो सीधा वहां प्रश्न डालिए, यहाँ पर भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, हम लोग तो इसी के लिए हैं। कोई डाउट रह जाएगा तो फिर ज्योतिष सीखने का फायदा क्या हुआ? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए गुरुजी, जैसे आपने हाँ। वर्गोत्तम का बताया, आपने मान हाँ। लीजिए दसम भाव में हम्म, शुक्र नीच का है हम्म, लग्न कुंडली में, हाँ, और वो नवमांश कुंडली में भी दशम भाव में नीच का है, मतलब 6 कन्या राशि में है। बिल्कुल। तो ये इसका अच्छा प्रभाव होगा कि नहीं बुरा राकेश जी, प्रभाव? नहीं राकेश जी, अच्छा प्रभाव होगा। वर्गोत्तम होकर वो अच्छा हो गया, इस चीज को ध्यान रखिए। वो बुरा तभी होगा ना जब नेगेटिव भाव में जाके वो नीच का हो जाए। वर्गोत्तम भी हो जाए, मान लीजिए कि अगर वही यहाँ पर आके वर्गोत्तम हो जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये नेगेटिव फल देगा। लेकिन अगर आपके वहीं पर वर्गोत्तम हो गया ना, अच्छे जगह पर केंद्र त्रिकोण में, तो आपको नीच का होकर भी अच्छा फल देगा। क्योंकि वर्गोत्तम हो गया है, स्वाभाविक रूप से उसमें अशुभ फल देने की क्षमता बढ़ गई है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इस चीज को भी ध्यान रखना होगा राकेश जी, कि प्रैक्टिकली अगर आप अनुभव करेंगे, या कोई भी इसको अनुभव करना चाहिए। देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है उस पर ही नहीं हमें चलना चाहिए, हमें अपने थ्योरी भी लगाने चाहिए, और वही एक सफल ज्योतिष बनता है जो अपना सोच रखे। अब इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में उच्च का है, या बकरी है, या अच्छे कंडीशन में है, तो क्या वो ग्रह आपके लग्न कुंडली के लिए योग कारक है, अच्छे भावों का स्वामी है, भले ही वो वर्गोत्तम हो रहा हो। मान लीजिए यहाँ पर आपके नीच का ही है, यहाँ पर उच्च का हो गया, यहाँ उच्च का है, या यहाँ नीच का हो गया, वर्गोत्तम हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या वो ग्रह आपके लिए कुंडली में योग कारक और अच्छा ग्रह है जो आपको शुभ फल देने वाला है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सामान्य से अच्छा फल देगा वर्गोत्तम होके, भले ही नीच का हो, अगर अच्छे भाव में है तो। लेकिन अगर वह नेगेटिव भावों का स्वामी है, अष्टमेश है, और वर्गोत्तम हो रहा है, तो बली हो जाने के कारण वो बहुत अच्छा फल देगा आपको, ऐसा उम्मीद मत रखिएगा। एक चीज आपको और भी बता दूं कि कोई भी मारक ग्रह अगर वक्री हो जाता है और उच्च का होकर वक्री हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन किसी भी कुंडली में अप्लाई कीजिएगा ना, तो मारक ग्रह का उच्च का हो जाना, वक्री हो या नहीं हो, उसकी मारकता को और बढ़ा देता है। इसका सीधा साधा कॉन्सेप्ट समझिए कि एक तो मारक है और दूसरे की और ज्यादा बलवान हो गया, वो उसमें और ज्यादा बल आ गया, तो और ज्यादा मारकता से आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस चीज को आप लोग कुंडली पर अप्लाई कीजिए, तब जाकर रिजल्ट आप लोगों को सटीकता से पता चलेगा। ठीक है जी। इन चीजों को बिल्कुल अप्लाई करने की चीजें हैं, ये सब टू दी पॉइंट और क्लियर। और ये मेरा कहीं से पढ़ा लिखा नॉलेज नहीं है राकेश जी, मैंने लाखों कुंडलियों पर इन चीजों को देखा है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाँ प्रैक्टिकल है, एक लाखों कुंडलियों पर आजमाया हुआ है मेरा, ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। एक प्रैक्टिकल मैंने भी देखा है, अगर उम्र 15-16 साल की है और 24-25 मान लीजिए, तो अगर शुक्र और मंगल का दशा आ रहा है, कहीं प्रेम संबंध बनते हैं, अफेयर बनते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मुझे प्रैक्टिकल दिखा है मुझे। बिल्कुल, जब भी संबंध बनेगा ना शुक्र और मंगल का, तो इस तरफ बातें जाएंगी। अब इसका इसी तरह मत समझ लीजिए। एक चीज और आपको बता देता हूं, संबंध का मतलब तो महादशा अंतरदशा से हो गया आपके हिसाब से, वो भी है एक। दूसरा एक है कि दोनों का मान लीजिए शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो जाए, तब भी ये चीज देखिएगा। मंगल की दृष्टि शुक्र पर हो जाए, तब भी ये चीज देखिएगा। और दोनों कहीं युति या एक दूसरे से सातवें भाव में हो, तब तो प्रबल रूप से देखिएगा इस चीज को। और जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होता है,
ऐसा ही अच्छा होता है, अच्छा। इसमें अब कोई मुझे शक नहीं। हाँ भजन जी। मुझे एक बात पूछना था, जो कोई भी ग्रह जो अस्त होता है ना, वो आपने बोला नवमांश में 2 घर आगे मतलब मान लीजिए सूर्य अगर मेष राशि में बैठा हो तो बुध अस्त है, तो वृषभ में बैठना चाहिए या मिथुन में, कौन सा? नहीं नहीं, कहाँ जहाँ अब देखिए, सूर्य बैठा है। अब देख लिए, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठ गया हो, मान लीजिए बुध की बात कर रहे हैं आप, किसी भी ग्रह की, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर वृषभ राशि में बैठा हो, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से 2 घर नहीं बोल रहा हूं मैं, अब यहाँ से 2 घर गिन लीजिएगा, 1 और 2, ऐसे यहाँ से, और यहाँ से अगर सूर्य से कोई ग्रह अस्त है और वह इस भाव में आ जाए या इस भाव में आ जाए, तो अपना पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है अस्त होने के बाद भी, क्योंकि नवमांश कुंडली, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, कि ग्रहों के स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपके ग्रहों में कितना बल है उस चीज को दिखाता है। अब इस चीज को देखिए कि यहाँ से और यहाँ से भी अलग हो जाए, मतलब यहाँ से भी गिनने पर आप गिनते हैं कि 1 और 2, और यहाँ भी आ जाए तब भी उसमें बल आ जाता है, लेकिन कहीं यही हो और यही हो तब वो बलहीन हो जाता है, क्योंकि आपके लग्न कुंडली में भी क्लोज है और नवमांश कुंडली में भी क्लोज है, तो उसमें बल नहीं रहेगा कि वो आपको रिजल्ट देगा। अस्त ग्रह, समझिए इस चीज को, अस्त ग्रह क्या करता है, अपनी जो उसका कारक तत्व है ना, उस तत्व में कमी कर देता है व्यक्ति के लिए, प्रभाव तो वो भी देता है। मान लीजिए चंद्रमा, अगर बात करें ग्रहण लग गया चंद्रमा को, या मान लीजिए मंगल है, मंगल को सूर्य ने अस्त कर दिया, तो क्या होगा? तो ऐसा थोड़े ही है कि आप में मतलब कि कुछ करने की क्षमता ही नहीं रह जाएगी, क्षमता तो रहेगी लेकिन कम रहेगी, पराक्रम कम रहेगा, लेवल उसका कम रहेगा। अब चंद्रमा को ग्रहण लग जाए तो क्या होगा? मन तो आपके पास फिर भी है, क्योंकि चीजें तो सोचते हैं आप, काम तो सभी कुछ करते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं कर पाते हैं जिस लेवल का एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, क्योंकि चंद्रमा आपके पीड़ित हो गए हैं, तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, या अपने आप को उस ऊंचाई तक आप नहीं रख पाते जिस लेवल तक आप अपने आप को डिजर्व करते हैं। लेकिन और चीजें तो आपको फिर भी मिल जाएगी, तो कारक तत्वों में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है कोई ग्रह अगर अस्त हो जाए सूर्य से, तो और वास्तव में अस्त हो तब नवमांश और लग्न में, तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, और देखिएगा आप लोग अप्लाई करके, यही होता है, चीजें तो फिर भी प्राप्त होती हैं लेकिन उन कारक तत्वों में कमी आ जाती है। और बोलिए बजेंद्र जी। जी जी, समझ में आ गया। राकेश जी समझ में आया? जी समझ आ गया। किसी को कोई डाउट? मुझे पूछना है। हाँ बोलो। देखिए जैसे D1 चार्ट में क्लोज कंजंक्शन देखते हैं डिग्री वाइज, वैसे D9 में भी देखेंगे? अरे तो डिग्री वाइज तुम्हारा जो क्लोज कंजंक्शन है वो तो तुम लग्न कुंडली से ही देखोगी ना, वो D9 का डिग्री थोड़े होता है, तुम्हें तो इसी को डिग्री मानना है D9 में भी। हेलो, अच्छा ठीक है दीदी। इसका तो डिग्री होता। अच्छा ये राकेश जी, आप लोग जानते हैं कि नवमांश कुंडली का नक्षत्र अलग होता है? नहीं गुरुजी, ये पता नहीं। हाँ तो जान लीजिए, इसका नक्षत्र अलग होता है, और इसका एक सॉफ्टवेयर आता है प्रसन्ना लाइट, अच्छा उसको आप लोग अपलोड कीजिएगा, उसमें नक्षत्र इसका बना हुआ मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। तो प्रसन्न लाइट कौन सा वर्जन? मैं बता दूंगा देख के, आपको याद नहीं है मुझे खास करके। और वो नवमांश कुंडली का तो थोड़ा बहुत उसमें असर आता है, दशमांश कुंडली का पूरी तरह से नक्षत्र आपको प्राप्त होगा उसमें अलग। जी ध्यान दीजिएगा कि लग्न कुंडली का जो आपका नक्षत्र है और दशमांश कुंडली का जो नक्षत्र है, वो तो प्रसन्ना लाइट में पूरी तरह से डिफरेंस हो जाएगा। तो उसमें दशमांश कुंडली में जब प्रेडिक्ट करेंगे, हम नक्षत्रों पर जाएंगे ना, क्योंकि देखिए आदमी करता क्या है आजकल, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या है कि सीधा सीधी ग्रहों के प्लेसमेंट पर प्रेडिक्शन ज्यादातर लोग कर देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत प्रेडिक्शन है। बिना नक्षत्रों के फल जाने आप किसी भी चीज का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अब आप मान लीजिए दशमांश कुंडली का प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उसका नक्षत्र ही ज्ञात नहीं है आपको कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है, तो आप प्रेडिक्शन बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, और जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत बढ़िया न्याय कर रहे हैं, आप मूर्ख बना रहे हैं जनता को।
तो ये चीज नहीं होना चाहिए, फुली नॉलेज होना चाहिए ज्योतिष का। आप देखिए D10 चार्ट में नक्षत्र अलग होता है, लग्न कुंडली का भी अलग है उसका, और उसमें तो वो आपको पर्सनल लाइट में मिलेगा। मैं आप लोगों को वर्जन बता दूंगा उसका। ये तो मिला जुला के चल जाएगा उसमें, लग्न कुंडली वाले में थोड़ा सा अंतर होता है, फिर भी चल जाएगा। लेकिन D10 तो आपका नहीं चलेगा, D10 तो टोटल चेंज हो जाएगा आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन डिग्री में होना यही होता है जो तुम्हारा लग्न का होता है, ठीक है। तो नौमांस कुंडली क्लियर है ना, कि कुछ आप लोगों को डाउट कर रहा है? ठीक है, ठीक है। जी, हाँ बोलो। मैं इसलिए पूछ रही थी, जैसे सपोज मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है D9 में किसी भी हाउस में बैठा है, उसके साथ दूसरा भी प्लैनेट बैठा है, तो हम फिर वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि दोनों के बीच क्लोज कंजंक्शन है कि नहीं? राकेश जी, बात मुझे सुनाई नहीं दी, आप बताइए क्या समझ में आया आपको? मैं भी समझ नहीं पाया थोड़ा। जैसे सपोज मान लीजिए कोई सा भी हाउस है, फर्स्ट हाउस ही है, वहाँ पर जुपिटर बैठा है, जुपिटर के साथ वीनस बैठा है सपोज, तो दोनों के बीच हम क्लोज कंजंक्शन डिग्री वाइज देखेंगे क्या? नौमांस कुंडली में पूछ रही हो? हाँ जी। नहीं नहीं, ये चीज ध्यान देखना कि दो क्लोज क्लोज। कंजंक्शन तुम्हारा यहाँ से देखा जाता है, लग्न कुंडली से। ये ठीक क्लोज है। कंजंक्शन तुम्हारा नौमांस में नहीं देखना है कि वो कितने क्लोज है। वो नौमांस कुंडली का प्रेडिक्शन मैंने जो तुम्हें बताया वही करना है। लग्न सप्तम शुक्र और ये आप तुम्हारा नवम भाव, यही सब देखना है, चतुर्थ भाव ऐसे देखना है। अब इसमें क्या देखना है, मान लो वैवाहिक जीवन के लिए हम विचार कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि छठे आठवें का स्वामी जाके यहाँ बैठा हो। मान लीजिए इस कुंडली में बैठा है, ठीक है, लेकिन अब नौमांस कुंडली, इस कुंडली में मान लो छठे आठवें का स्वामी तुम्हारे चतुर्थ में, दसम में, लग्न में कहीं बैठा हो। और यहाँ नौमांस कुंडली में तो ज्यादा प्रॉब्लम हम कुंडली विश्लेषण करते समय समझेंगे क्या स्थिति है। लेकिन नौमांस कुंडली में तुम्हारा यहाँ छठे आठवें का आके बैठ गया है, तो ये हम ऐसे जानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन हमारे वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। हम ये नहीं जानेंगे कि ये दोनों आपस में क्लोज हैं या नहीं है, ऐसे नहीं देखते हैं नौमांस कुंडली को, ठीक है। और आप तुम्हारे लग्न कुंडली का जो स्ट्रेंथ है वो देखा जाता है नौमांस कुंडली से। अब इसमें आगे हम चलित वगैरह पर चलेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। चलित वगैरह तो बताया हुआ है मैंने, लेकिन फिर कल दशमांश और चलित के बारे में बता दूंगा, ताकि जैसे प्रदीप जी अभी हैं तो कुछ बेसिक चीजें इन्हें क्लियर हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। तो राकेश जी, कल से टाइम पर रहिए भाई, कै बजे आप उपलब्ध रहेंगे? मैं 9:30 बजे आया था गुरुजी। अरे बाप रे, चलिए करते ऑफिस हैं। से हाँ 9:30 से 10:30 है। चलिए 9 बजे कोशिश करूंगा गुरुजी, 9 हाँ, बजे 9 तक बजे, कोशिश करूंगा। 9 बजे कोशिश कीजिए, ठीक कोशिश है। करूंगा। ओके ओके, ठीक तो चलते हैं, कल मिलते हैं फिर अशोक जी, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, बाय। शुभ रात्रि भ्राता।